चींटियां इंसानों की तरह हैं। उन्हें भी साथ रहना पसंद है और वो दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं। पर उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। देखा जाए तो हर इंसान के मुकाबले इन 6 पैरों वाले जीवों की तादाद 25 लाख है। पर क्या हम उनसे कुछ सीख सकते हैं? द फैबुलस इंसेक्ट्स एंट्स। ज्यादातर किस्म की चींटियां धरती के गर्म इलाकों में रहती हैं। यहाँ अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में आपको सबसे छोटी चींटियां मिलेंगी और सबसे बड़ी भी। घने जंगल के बीच एक बड़ी चींटी शिकार पर निकली है। ये वो चींटी है जिससे इंसान भी बचकर रहते हैं। इस बुलेट एंट चींटी के डंक से बंदूक की गोली जैसा दर्द होता है, इसलिए इसे ये नाम मिला है। इस बड़ी प्रजाति की मजदूर चींटियां अकेले ही शिकार करती हैं और बहुत धीरे धीरे। बड़ी और खूंखार होने की वजह से इन 2 सेंटीमीटर लंबी चींटियों के दुश्मन भी बहुत कम हैं। ये बीक्ड टोड यानी चोंच वाला मेंढक भी जानता है कि इस चींटी से उलझना ठीक नहीं। ज्यादातर चींटियों की तरह बुलेट एंट्स भी पेड़ पर चढ़ने में माहिर होती हैं। पेड़ों के ऊपरी हिस्सों से उलझी हुई बेलें और डालियां जमीन तक आती हैं और एक छोटे पेड़ के तने से रास्ता सीधा जमीन के अंदर उनके बिल तक जाता है। उंगली जितनी चौड़ी ये सुरंगें जमीन के अंदर लगभग 1 मीटर गहरी होती हैं, जहां सूरज की गर्मी आसानी से नहीं पहुंच पाती। यहीं इन बुलेट एंट्स का खजाना छिपा होता है। पेड़ की जड़ों के पास बने बिल से रानी चींटी इस अंधेरी दुनिया पर राज करती है। अंडे, लार्वे और प्यूपे सब जमीन पर ही पड़े रहते हैं और पास ही सारी चींटियां शिकार को इकट्ठा करके उसके टुकड़े करती हैं। इनके ताकतवर जबड़े पल भर में किसी भी कीड़े के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। बुलेट एंट्स के अंडे यहाँ नीचे बिल्कुल सुरक्षित हैं और इनकी ब्रश जैसी जीभ उन्हें आराम से चाटकर साफ करने के काम आती है। अब बारी है अगले शिकार की। हमेशा की तरह ये मजदूर चींटी अकेले ही निकल पड़ी। वो मौका मिलते ही हमला करने और डंक मारने के लिए तैयार है। ये बड़ी चींटी फूलों का मीठा रस इकट्ठा करती है और इस तरह वो अदला बदली का पुराना रिश्ता निभाती है और मीठे इनाम के बदले पॉलिनेशन में मदद करती है। लेकिन सिर्फ फूलों के मीठे रस से कॉलोनी में पल रहे चींटियों के बच्चों का पेट नहीं भर सकता। उन्हें कीड़ों के शरीर से मिलने वाला प्रोटीन भी चाहिए। इसके लिए ये मजदूर चींटी अब ज्यादा ताकत से शिकार करेगी। ये सुरक्षित बिल यानी चींटियों का बसेरा किसी शानदार इन्वेंशन से कम नहीं। ये कॉलोनी इन चींटियों के लिए सबसे जरूरी है, जहां से वो अपने इलाके की निगरानी और उसकी हिफाजत करती हैं। अमेज़न के इस जंगल में करीब 400 किस्म की चींटियां रहती हैं। जमीन के अंदर से लेकर पेड़ों के सबसे ऊपरी हिस्से तक हर जगह इनका बसेरा है। इनमें कुछ तो सच में डरावनी होती हैं। ये आराम से पेड़ों की छाल में मौजूद कीड़ों से अपना पेट भरने वाली चींटियां नहीं, बल्कि 6 पैर वाली ये अलग तरह की चींटियां पूरे इलाके में बदनाम हैं। अगर ये कहीं दिख जाएं, तो इन पर नजर रखना और जितनी जल्दी हो सके उस जगह से भागकर दूर चले जाना ही बेहतर है। जब ये हजारों की तादाद में रेंगती हैं, तो वो आवाज कभी-कभी दूर से सुनाई देती है।
तेजी से इधर उधर भागते इन नारंगी रंग के जीवों से रेन फॉरेस्ट के लगभग सारे जानवर डरते हैं। ये है आर्मी एंट्स। ये जहां भी दिखती हैं, ऐसा लगता है जैसे चींटियों का कभी ना खत्म होने वाला काफिला जंगल से गुजर रहा है। इस पूरे काफिले को गुजरने में 1 घंटा भी लग सकता है। ये हमेशा अपने बच्चों को साथ लेकर चलती हैं। आर्मी एंट्स किसी बिल में नहीं रहती, वो हमेशा चलती रहती हैं। ये चींटियां खानाबदोश होती हैं। बेहद मजबूत जबड़े वाली फीमेल सोल्जर्स इस काफिले की हिफाजत करती हैं और वो रास्ते में आने वाले दुश्मन पर बिना डरे हमले के लिए तैयार रहती हैं। पर कुछ जीवों को इनके आसपास रहना पसंद है। इन रोव बीटल्स की गंध बिल्कुल आर्मी एंट्स जैसी होती हैं और इसी वजह से चींटियां इन घुसपैठियों को पहचान नहीं पाती और वो इनका ख्याल रखती हैं और इनकी हिफाजत भी करती हैं। वहीं दूसरी ओर अमेज़न के बड़े सेंटिपीड का शरीर इतना सख्त होता है कि चींटियां भी उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करती। वो इस रुकावट के रास्ते से हटने तक बस ट्रैफिक जैम में इंतजार करती हैं। पर कभी कभी आर्मी एंट्स की रानी और उसके लार्वे को आराम की जरूरत होती है। तब ये चींटियां एक दूसरे से चिपककर एक अस्थायी बसेरा तैयार करती हैं, जो बाहर से दिखने में बस एक ढेर जैसा लगता है, पर अंदर काम की हर चीज बिल्कुल सही जगह पर मौजूद होती है। देखा जाए तो ये आर्मी एंट्स भी पूरी तरह से बिना घर के नहीं रहती। यहीं वो अपना खाना जमा करती हैं। रोव बीटल्स यहीं आराम करते हैं और यहीं पर रानी अपने लार्वे के साथ सोती है। लेकिन तादाद के मामले में अमेज़न के इस जंगल में आर्मी एंट्स सबसे आगे नहीं हैं। यहाँ जंगल की जमीन पर लाखों बिल बनाने वाली एक और किस्म की चींटी भी मौजूद है। शिकारियों से बचाव के लिए पौधों से निकलने वाला कड़वा दूध जैसा रस भी उन्हें रोक नहीं पाता। ये लीफ कटर एंट्स पत्तों को काट काट कर अलग करती हैं। पत्तों पर मौजूद ग्लैंड्स, रोएं या कांटे भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। वैसे ये चींटियां बस पत्ते ही खाती हैं, लेकिन उन्हें खुद पचा नहीं पाती। फिर भी वो बिना थके पत्तों के टुकड़े काटती रहती हैं और उन्हें सिर पर उठाकर ले जाती हैं। ये लीफ कटर एंट्स जिन पेड़ों के पत्ते काटती हैं, वो अक्सर उनके बिल से काफी दूर होते हैं। जमीन पर इनकी कतार किसी लंबे कन्वेयर बेल्ट जैसी दिखती है और ये हर दिन 100 किलो पत्ते ढो कर ले जाती हैं। लीफ कटर कॉलोनी की चींटियों को ताजा पत्तों की बहुत जरूरत होती है, इसलिए वो दिन रात काम में जुटी रहती हैं। पर ये सबसे ज्यादा मेहनत अंधेरा होने के बाद करती हैं। रात के अंधेरे में ये दुश्मनों से बची रहती हैं, खासकर उन पैरासिटिक फ्लाइज से जो दिन में पत्तों पर अंडे देती हैं, ताकि उन्हें चोरी छिपे चींटियों के बिल तक पहुंचाया जा सके। ये 100 मीटर के किसी हर्डल रेस से कम नहीं। पत्ते के हर टुकड़े का वजन चींटी के अपने वजन का आधा होता है। अगर कोई इंसान ऐसा करना चाहे तो उसे अपने सिर पर 6 बोलिंग बॉल्स उठाकर कई किलोमीटर चलना होगा। लीफ कटर एंट्स का बिल एक ट्रक जितना बड़ा होता है और जमीन के काफी नीचे बना होता है।
बिल के अंदर जाने का रास्ता काफी बड़ा होता है और थोड़ी ऊंची जगह पर बना होता है ताकि तेज बारिश में भी बिल के अंदर पानी न भर जाए। जमीन से करीब 2 मीटर की गहराई में इन लीफ कटर एंट्स का राज छिपा होता है। यहाँ है शहद का छत्ता जैसा दिखने वाला एक बड़ा सा फंगस जो एक बड़े कद्दू के बराबर है। ये फंगस उन पत्तों के टुकड़ों के सहारे जिंदा रहता है जिन्हें चींटियां लाकर फंगस वेब के अंदर डाल देती हैं। बदले में चींटियां फंगस के छोटे छोटे हिस्सों को खाती हैं जो उनके खाने का इकलौता जरिया है। उनकी ये तरकीब कमाल की है। वो किसी दूसरे जीव को पालती हैं जो उनके लिए खाना तैयार करता है जिससे नहीं खाने वाली चीज भी खाने लायक बन जाती है। ये दोनों के फायदे की बात है जिसमें फंगस और चींटी एक दूसरे के सहारे जीते हैं। दुनिया में कोई और चींटी इतनी बड़ी कॉलोनी नहीं बनाती और ना ही फंगस उगाने वाली इन लीफ कटर एंट्स की तरह अपने रहने की जगह को इतने शानदार तरीके से बनाती है। पर इस मामले में अमेज़न रेन फॉरेस्ट की ये चींटियां अकेली नहीं हैं। दुनिया में कुछ और चींटियां भी फंगस उगाती हैं। इस गर्म इलाके से बहुत दूर सेंट्रल यूरोप में चींटियां पेड़ों पर चढ़कर अपने फंगस के लिए खाना इकट्ठा करती हैं। ये जेट ब्लैक एंट्स एफिड्स के झुंड को पालती और इसकी हिफाजत करती हैं। बस एंटेनी को जरा सा हिलाते ही एफिड्स मीठे रस की बूंदें बाहर निकालने लगते हैं। ये दो अलग अलग तरह के कीड़ों के फायदे की बात है जिसमें शुरू में फंगस का कोई काम नहीं होता। पेट पूरी तरह से भर जाने के बाद ये जेट ब्लैक एंट्स नीचे जमीन की तरफ उतरना शुरू करती हैं। लीफ कटर एंट्स की तरह इन्हें भी अपने बिल तक का सफर तय करना पड़ता है। अक्सर इनका बसेरा किसी खोखले पेड़ के अंदर होता है। और इसके अंदर जेट ब्लैक एंट्स का राज छिपा होता है। अंदर एक फुटबॉल जितना बड़ा रेशमी धागों का जाल है। ये हजारों रास्ते और अनगिनत चेम्बर्स के साथ ऐसी भूल भुलैया है जहाँ चींटियां अपनी कॉलोनी के लिए जरूरत की हर चीज इकट्ठा करती हैं। इसकी बुनियाद चबाई हुई बेजान लकड़ी पर टिकी है जिसमें जिंदा फंगल टिश्यूज भी मौजूद होते हैं। ये जेट ब्लैक एंट्स एफिड्स से मिले मीठे रस से इस फंगस का पेट भरती हैं। ये फंगस धीरे धीरे बढ़ता है जिससे चींटियों के बसेरे को भी सही आकार और मजबूती मिलती है। यहाँ भी फंगस और चींटी दोनों को एक दूसरे से फायदा मिलता है। यूरोप के बीचों बीच इस इलाके में करीब 200 तरह की चींटियां रहती हैं। उनमें हर एक के पास अपनी खास जिंदा रहने की काबिलियत है। कुछ चींटियां बाढ़ वाले इलाके में रहती हैं और बाढ़ का सामना करती हैं। लेकिन ये छोटी छोटी चींटियां उड़ नहीं पाती, तो फिर वो बाढ़ आने पर अपनी हिफाजत कैसे करती हैं? रेड एंट्स तुरंत खतरे को भांप लेती हैं कि जमीन के अंदर मौजूद उनका बसेरा बाढ़ के पानी में डूबने वाला है। वो बाहर निकलकर रानी चींटी के साथ साथ अंडों और लार्वे को लेकर एक दूसरे से चिपक जाती हैं। हर चींटी कई घंटों तक पानी के अंदर रह सकती है। फिर ये चींटियां बारी बारी से अपनी जगह बदलती हैं ताकि वो लंबे समय तक बारिश का सामना कर सकें। सब साथ मिलकर एक दूसरे की जान बचाते हैं।
बारिश रुकने के बाद भी बाढ़ के इलाके में पानी लगातार बढ़ता रहता है। फिर छोटी छोटी जिंदा चींटियों की ये नाव पानी के ऊपर तब तक तैरती नजर आती है। जब तक कहीं किनारा न मिल जाए। तब ये रेड एंट्स अपने मुश्किल सफर के बाद कुछ वक्त के लिए जमीन पर थोड़ा आराम करती हैं। अक्सर बड़ी नदियों के आसपास का मौसम काफी सुहाना होता है, पर यहाँ सिर्फ अंगूर की खेती नहीं होती, बल्कि ज्यादातर दक्षिण के इलाकों में पाए जाने वाले जंगली पेड़ पौधे और जानवर भी दिखाई देते हैं। ये अनोखी चींटियां उन्हीं में से एक है जिनका खाना भी काफी अलग है। हार्वेस्टर एंट्स पौधों के तनों और टहनियों पर चढ़कर अपने नाम के मुताबिक काम करती हैं। वो तरह तरह के पौधों के बीज इकट्ठा करती हैं और उन्हें खाने के लिए अपने बिल में ले जाती हैं। मजदूर चींटियां चारों तरफ से अलग अलग तरह के बीज लाती हैं। खासकर स्टार्च वाले घास के बीज उन्हें बहुत पसंद हैं। चेरी की गुठलियां भी इन चींटियों का खाना है। ये बात फिर से सही साबित होती है कि चींटियां अपने शरीर से 40 गुना भारी वजन उठा सकती हैं और वो दुनिया के सबसे ताकतवर जीवों में से एक हैं। हार्वेस्टर एंट्स को डैंडेलाइन के बीज भी बहुत पसंद है। इन चींटियों को बार बार महसूस होता है कि डैंडेलाइन के बीज पर मौजूद रेशेदार हिस्से उनके रास्ते की रुकावट बनते हैं। जब डैंडेलाइन का बीज बिल के अंदर जाने वाले रास्ते पर फंस जाता है, तब मजदूर चींटियां तुरंत उसका डंठल काट देती हैं। फिर उसे बिल में बाकी बीजों के साथ इकट्ठा करती हैं। जब इंसान खेतों में जहरीले केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते थे, तब ये हार्वेस्टर एंट्स भी सुहाने मौसम वाले इलाकों में अनाज के खेतों में रहती थीं। अगर ऐसे खेत मैदानी इलाके में हो, तो वहाँ मौसम बदलते ही हालात मुश्किल होने का खतरा रहता है। हमेशा की तरह इन छोटे जीवों को ही सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तेज बारिश और तूफान की वजह से गेहूं का खेत पानी में डूब गया। हार्वेस्टर एंट्स के बिल में भी पानी भर गया। पर इस बाढ़ में बेघर होने वाले वो अकेले जीव नहीं हैं। हार्वेस्टर एंट्स ने पॉपी के पत्ते का सहारा लेकर खुद को बचा लिया। ये लाल चींटियों की तरह तैर नहीं पाती, लेकिन उन्हें इस नाव का इस्तेमाल करना आता है। वो तब तक वहीं बैठी रहती हैं जब तक हवा और लहरें उन्हें किसी किनारे तक नहीं पहुंचाते, और अपनी जान बचाने के लिए बिल्कुल उस मशहूर कहावत की तरह वो तिनके का सहारा लेती हैं। उनकी फैमिली की सबसे खास मेंबर रानी भी बच जाती है। धरती पर ऐसी कोई जगह नहीं
जहाँ के नेचुरल साइकिल में चींटियों का कोई रोल नहीं हो। वो सेंट्रल यूरोप के सबसे सूखे इलाकों में भी आराम से रहती हैं। ये पुराना मिलिट्री ट्रेनिंग एरिया है जहाँ अब यूरोपियन बाइसन रहते हैं। यहाँ ज्यादातर जमीन रेतीली है जिस पर घास भी नहीं उगती। खुर वाले इन बड़े जानवरों का ये झुंड इस खुले इलाके में रहता है, जिसका फायदा गर्मी पसंद करने वाले दूसरे जीवों को मिलता है। पुरानी मिलिट्री बिल्डिंग्स के खंडहर अब जीवों के लिए प्रजनन और आराम करने की जगह बन गए हैं। एक पुराने बंकर के पास रेत में बहुत से अजीब गड्ढे दिखाई देते हैं। इनमें रेत भरने और गड्ढे फिर बनने का सिलसिला जारी रहता है। बाइसन के गोबर के पास गड्ढा बनाना आइडिया बुरा नहीं है। शायद ये उनके लिए सबसे सही जगह है। ये गड्ढा एंटलाइन ने बनाया है, जो एक शिकारी कीड़े का लावा है। हर गड्ढे के नीचे मौजूद एंटलाइन अपने शिकार का इंतजार करता है। पास ही बहुत सारी वाइल्ड बीज अपनी बनाई हुई सुरंगों में रहती हैं। जहां लगातार नई जिंदगियां जन्म लेती हैं, वहां मौतें भी होती हैं। इसलिए रेतीली जमीन पर गश्त लगाना इन सैंड एंट्स के लिए फायदेमंद है। इस मजदूर चींटी को किसी चीज की गंध मिली है और वो उस जगह का मुआयना कर रही है। एंटलाइन ये मौका छोड़ने वाली नहीं। गड्ढे की दीवारें हिलने लगती हैं। ऊपर से गिरती रेत बाकी का काम कर देती है। अब इस चींटी का बचना नामुमकिन है। यूरोप के इस छोटे से रेगिस्तान में रात होते ही चींटियों के दुश्मन का नाजुक रूप दिखाई देता है। रेत के इस गड्ढे में एंटलाइन अब प्यूपा बन गया है। अब वो जमीन से एक उड़ने वाले कीड़े के रूप में बाहर निकलता है, जिसे एक पार्टनर की तलाश है। पहले उसके पंखों का सूखना और सख्त होना जरूरी है। फिर वो रात के अंधेरे में निकल पड़ता है। बाइसन वाले इस रेतीले इलाके के पीछे ओक यानी शाहबलूत का जंगल है। एक बार फिर वहां रहने वाली चींटियों को भी अपने साथ रहने वाले बड़े जीवों से फायदा मिलता है, और इस बार पेड़ उनके साथी हैं। ओक के पेड़। गर्मियों के आखिर में पेड़ों से फल नीचे गिरते हैं। चींटियों के लिए इनमें से कुछ एकॉन्स बेहद खास होते हैं। पेड़ के ऊपर ऐसे ही एक फल के भीतर वीवल का लार्वा था, जो इसमें छेद करके बाहर निकल गया। अब इस आधे खोखले फल में लेप्टोथोरैक्स चींटियां रहती हैं, जो यूरोप की दूसरी चींटियों से काफी छोटी होती हैं। अब ये नन्ही चींटियां अपने सुरक्षित और छिपे हुए ठिकाने से खाने की तलाश में बाहर निकलती हैं। उनकी कॉलोनी तक पहुंचना आसान है। इस छोटे से छेद में रानी के साथ करीब 50 मजदूर चींटियां के रहने की जगह है। ओक के जंगल में पेड़ों का रस चूसने वाले एफिड से टपकने वाला मीठा रस उन्हें एनर्जी देता है।
लार्वे को प्रोटीन देने के लिए शिकार किए गए जीवों को इस फल के भीतर लाया जाता है। बड़े शिकार को वहीं छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। मच्छर का सिर एक बार में कट जाता है, लेकिन मच्छर के पेट को आसानी से भेदा नहीं जा सकता। इसलिए स्काउट एंट्स एक दूसरे की मदद करते हैं और इस कीमती शिकार को ऊबड़ खाबड़ जगह पर कुछ सेंटीमीटर दूर घसीटती हैं ताकि उसे ले जाने में आसानी हो। आखिरकार मच्छर को अंदर पहुंचा दिया जाता है। अगर सब ठीक रहा तो इससे कम से कम 1 हफ्ते तक इन लेप्टोथोरैक्स चींटियों का पेट भर सकता है। जब ओक के फल खाने वाले ये जानवर जंगल में इधर उधर घूमते हैं, तब इन छोटी चींटियों की किस्मत ही उनकी कॉलोनी को बचा सकती है। लेकिन जंगली शुकर इकलौते नहीं हैं जिन्हें ओक के फल पसंद हैं। अगर किसी फल में चींटियों का बसेरा हो तो गिलहरी उसे पसंद नहीं करती। वहीं जे पक्षी को बस एक नजर में पता चल जाता है कि बिना चींटियों वाला कोई दूसरा फल शायद उसके लिए ज्यादा बेहतर होगा। लेप्टोथोरैक्स चींटियों के लिए इससे अच्छी बात और क्या होगी। लेकिन अब बेघर होने के बाद उन्हें रहने के लिए एक नई जगह ढूंढनी होगी। खाली पड़े घरों पर कब्जा करना चींटियों में आम बात है, पर अब हम जिस चींटी की बात कर रहे हैं उसमें खुद को ढालने की काबिलियत बेजोड़ है। ओक के इस छत्ते के अंदर कभी गॉल वॉस्प्स रहती थीं, पर अब वहां कोलोबॉप्सिस चींटियों की कॉलोनी बस गई है, जिसकी मुखिया बड़े से पेट वाली रानी है। उसके कुछ डिसेंडेंट्स के सिर की बनावट अनोखी होती है। इन सैनिक चींटियों का माथा सपाट और मजबूत होता है और इनका काम भी बहुत खास है। वो बाउंसर बनने के लिए ही पैदा हुई हैं। वो अपने सिर के प्लेट को छोटे से बिल के अंदर आने वाले रास्ते में फंसा कर रखती हैं। जब उनके परिवार की कोई चींटी पास आती है तो दरवाजा खुलता है और फिर बंद हो जाता है। जब उस परिवार से किसी चींटी को बाहर निकलना हो तो ये पहरेदार एक तरफ हट जाती है। उसके बाहर निकलते ही वो दोबारा अपने सिर को ढक्कन की तरह छेद में फंसा देती है। लेकिन कोई दुश्मन चींटी करीब आने की कोशिश करे तो ये पहरेदार चींटी अपनी जगह नहीं छोड़ती। गॉल वॉस्प्स, इस घोंसले और कोलोबॉप्सिस एंट्स, इन तीनों के बीच एक अनोखा रिश्ता है। कुछ और चींटियां भी ऐसे 3 तरफा रिश्ते में शामिल होती हैं, जैसे कि इस गीले घास के मैदान की रेड एंट्स। रेड एंट्स अजनबियों को देखते ही हमला कर देती हैं। इनमें अक्सर लड़ाई होती रहती है। वाटर बफेलो इस गीले मैदान में चरती हैं। जुगाली करने वाले ये जानवर रीड्स, मेडो स्वीट और तेजी से उगने वाली दूसरी घास और बारहमासी पौधे खाते हैं। लेकिन वो इस 3 तरफा रिश्ते में शामिल पौधों से दूर रहते हैं क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं। ये है ग्रेट बर्नेट। मैदान की जमीन पर शिकारी लाल चींटियां एक मरी हुई मधुमक्खी को अपने बिल की तरफ ले जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर एक नायाब तितली ग्रेट बर्नेट के फूलों पर धूप सेकते हुए प्रजनन कर रही है। ये है डस्की लार्ज ब्लूम।
ये तितली ग्रेट बर्नेट के बिना जिंदा नहीं रह सकती। इसलिए नहीं कि इस तितली को इसका मीठा रस पसंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये ग्रेट बर्नेट की कच्ची कलियों पर ही अपने अंडे देती है। उधर जमीन पर लाल चींटियां शिकार की तलाश में हैं। ऊपर गोल्फ की छोटी गेंदों की तरह दिखने वाले तितलियों के ढेर सारे अंडे कलियों से चिपके हुए हैं। अंडों से डस्की लार्ज ब्लू कैटरपिलर्स के बाहर निकलने के बाद वो सबसे पहले अंडे के छिलके खाते हैं। फिर वो ग्रेट बर्नेट फूल के अंदर गायब हो जाते हैं। वो फूल की तरह अपना रंग बदलने के बाद लगभग 2 हफ्ते तक उसी को खाकर अपना पेट भरते हैं। इससे पौधे को जो मामूली नुकसान होता है उसकी भरपाई कैटरपिलर्स आसानी से कर देते हैं। फूल के अंदर लगभग 2 हफ्ते बिताने के बाद कैटरपिलर्स नीचे उतरने के लिए एक धागे का सहारा लेते हैं। नीचे चींटियां पहले से ही इंतजार में बैठी हैं। अक्सर वो धागा बीच में ही टूट जाता है और ब्लू बटरफ्लाइज के ये कैटरपिलर्स सीधे लाल चींटियों के शिकार वाले इलाके में ही गिरते जाते हैं। कैटरपिलर्स की गंध इन छोटे शिकारियों को उनके पास ले आती है। अब डस्की लार्ज ब्लू का ये कैटरपिलर चींटियों के बिल की अंधेरी दुनिया में गुम हो गया। लेकिन केमिकल कैमोफ्लेज की वजह से लाल चींटियां कैटरपिलर को अपना शिकार नहीं मानती, बल्कि उसकी गंध उन्हें किसी चींटी के लार्वा जैसी लगती है। इसीलिए वो लार्वा को गोदाम में नहीं बल्कि एक बहुत ही खास जगह पर रखती हैं। वो उन्हें अपने ही लार्वा के बीच शामिल कर देती हैं। यहाँ वो इस बहरूपी की देखभाल करती हैं, जो जल्द ही बाकी सभी से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। ये शातिर कैटरपिलर बड़े आराम से यहाँ रहता है और वो महीनों तक इन चींटियों का लार्वा खाकर बड़ा होता है और किसी को जरा भी शक नहीं होता। फिर एक वक्त आता है जब वो प्यूपा में बदल जाता है और 1 साल बाद पूरी तरह से बड़ी डस्की लार्ज ब्लू तितली चींटियों के उस बिल से बाहर निकलती है। कॉनिफेरस जंगल में दलदल के उस पार पीले फूलों और बीजों से भरी लंबी फलियों वाला एक मामूली सा पौधा उगता है। ये है ग्रेटर सेलेंडाइन। इन फलियों के पकने के बाद वो पूरी तरह से नीचे नहीं गिरती, बल्कि अचानक फटकर बीजों को इधर उधर बिखेर देती हैं। हर बीज में एक सफेद हिस्सा होता है जिसका बस एक ही काम है, ये सिर्फ चींटियों को लुभाने के लिए बनी है, जो बीज को जंगल में ले जाती हैं और फिर बस उस सफेद वाले हिस्से को खाकर बीजों को कहीं भी गिरा देती हैं। इस तरह चींटियां इस पौधे को फैलाती हैं और उस उबड़ खाबड़ मैदान में उगने वाले कई दूसरे पौधे भी इसी तरकीब का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ दुनिया में अलग अलग तरह की चींटियों की सबसे बड़ी आबादी बसी है। अमेज़न के जंगलों में नहीं, बल्कि यूरोप के बीचों बीच मौजूद इस इलाके में चींटियों की लगभग 7 कॉलोनीज में 15 करोड़ से ज्यादा मजदूर चींटियां मिलजुल कर एक साथ रहती हैं। घास के हर टीले में येलो मेडो चींटियों की एक कॉलोनी है। चींटियों की इन कॉलोनीज की रानियां आपस में करीबी रिश्तेदार हैं, लेकिन उनमें से हर एक रानी चींटी अपने अपने इलाके पर राज करती है। चींटी के टीलों के ऊपर ढीली मिट्टी में पनपने वाली जड़ी बूटियां और घास उगाती है। टीले के अंदरूनी हिस्से में स्विस चीज की तरह अनगिनत छेद होते हैं। चींटियों के अंडों और लार्वे से भरे चेम्बर्स उन पक्षियों के लिए दावत की तरह हैं जो उन तक पहुंच सकें। ग्रीन वुडपेकर चींटियों का शिकार करने में माहिर होते हैं। जय पक्षी को भी जमीन पर चींटियों की इस भीड़-भाड़ में दिलचस्पी है। पहले इस देश के अनगिनत चरागाहों में हर जगह मेडो चींटियों की कॉलोनीज हुआ करती थीं। कभी हर जगह कीड़ों से मिलने वाले प्रोटीन का ये खजाना अब आसानी से नहीं मिलता।
चरागाहों का खत्म होना इस तरह के कीड़ों के खत्म होने की एक बड़ी वजह है। इसका असर चींटियों पर भी पड़ता है, जो हमारी कुदरती दुनिया में बहुत काम आती हैं। पौधों को फैलाने के अलावा दूसरे कामों में भी इनका बहुत महत्व है। चींटियों की मौजूदगी बेहद जरूरी है, उस वक्त भी जब उनके होने की कोई उम्मीद ना हो, जैसे सर्दियों के मौसम में। सर्दियों का वक्त कीड़े खाने वाले पक्षियों के लिए बुरा वक्त होता है, इसीलिए उनमें से ज्यादातर पक्षी बहुत पहले ही दक्षिण की तरफ चले जाते हैं। लेकिन ग्रीन वुडपेकर ऐसा नहीं है। वो शून्य से नीचे के तापमान में भी लकड़ी की चींटियों तक पहुंचना जानता है। बेहद ठंड में एक दूसरे से चिपक कर बैठी ये चींटियां आसान शिकार होती हैं। ये वुडपेकर बस चींटियों के ढेर के बीचों बीच एक सुरंग खोदकर पेट भरने तक उन्हें खाता रहता है। नए साल की शुरुआत होती है और अब लकड़ी वाली चींटियों के जंगल में बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी है। ग्रीन वुडपेकर ने चींटियों के टीले पर अपने निशान छोड़ दिए हैं। अब चींटियों को जल्द से जल्द इसकी मरम्मत करनी होगी। अभी भी ठंड की वजह से सुस्त पड़ी ये चींटियां अब अपने बिल के अंदर आने वाले हर छोटे बड़े रास्ते से बाहर निकलती हैं। सबसे पहले उन्हें अंगड़ाई लेकर अपनी ताकत फिर से हासिल करनी होगी। फिर वो वसंत के महीने में खिली धूप में खुद को गर्म करती हैं। चींटियां हजारों की तादाद में जमीन पर कालीन की तरह सूरज की रोशनी के पीछे पीछे चलती हैं। गर्माहट मिलते ही ये चींटियां अंदर की तरफ भागती हैं। वहां अपनी गर्माहट छोड़ती हैं, फिर बाहर आती हैं और दोबारा धूप सेकने लगती हैं। चींटियां 10 करोड़ साल से भी ज्यादा वक्त से इस धरती पर मौजूद हैं। तब से लेकर आज तक उन्होंने अपने आसपास के माहौल में जिंदा रहने के लिए कई अनोखी तरकीबें अपनाई हैं। वो एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर बड़े अच्छे से रहती हैं। तो क्या वो हम इंसानों के लिए एक मिसाल हैं? जब ये 6 पैरों वाले जीव रेजिन के टुकड़ों को दवा के रूप में खींचकर अपने बिल में लाते हैं, तो वो हमें बड़े समझदार लगते हैं, पर असल में वो बस अपना काम कर रहे होते हैं। इंसान की बस्तियों से अलग चींटियों की कॉलोनीज एक बड़े परिवार की तरह होती हैं। आमतौर पर उनमें एक माँ, रानी चींटी, उनके बच्चे और काम करने वाली चींटियां होती हैं जो आपस में बहनें होती हैं। फिर भी चींटियां हमें ये सिखाती हैं कि पूरा समुदाय और उसमें रहने वाले हर सदस्य की भलाई के लिए मिलजुल कर काम